ओके, तो वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर प्रीवियस लेक्चर का जो कंक्लूजन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। तो जो सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था उसका कंक्लूजन ये सिर्फ 2 पॉइंट्स था, ठीक है। और आपको याद होगा तो जो 2 डोमेन है फिजिक्स का जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं, जिसे हमें पढ़ना है, वो ये है कि एक मैक्रोस्कोपिक था और एक माइक्रोस्कोपिक था। मैक्रोस्कोपिक को आप मान सकते हो बड़ा और जो आप विजिबल उसमें रहता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक जो हो गया वो एटॉमिक लेवल पे हो गया, एकदम छोटा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ें हो गया वो चीज़ वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक हो गया था, ठीक है। एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गया, ठीक है। इसमें जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फेनोमेना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल और जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल होता है उस पे काम करता है। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो होता है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फेनोमेना के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। अब कुछ नॉमेनक्लेचर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करके दिया गया था, ठीक है। इसके हर एक पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, याद नहीं रखना, ठीक है। ध्यान रखना और याद रखने में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक पॉइंट्स को हम बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अभी कमिंग जो क्लासेस होगा उसमें, ठीक है। आपके सिलेबस का हिस्सा है। जो माइक्रोस्कोपिक था उसको डील करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक है, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। और वो क्या क्या इंक्लूड करता था, वो जैसे मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स जो है वो मेनली न्यूटन ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उन्हीं के लॉ इर्द गिर्द, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के लॉ जो है वही डिस्कस करता है मैकेनिक्स को, ठीक है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मेनली यही पढ़ना है उसमें, ठीक है। और ये एंड ग्रेविटेशन एंड इज कंसर्न विद द मोशन, मोशन से कंसर्न है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो हो जाता है। नेट टॉर्क जब भी हम बात करेंगे और नेट फोर्स मतलब फोर्स, कई सारे फोर्स का समेशन है, वो जीरो हो जाए। और नेट टॉर्क, अब ये टॉर्क के इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होगा, यदि जीरो हो जाए तो हम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कोई चीज़ स्टेबल है, हम कह सकते हैं कि यदि ये पेन ऐसा मैंने रखा और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ना रोटेट हो रहा है ना मूव कर रहा है, ठीक। अब उसको देखेंगे। ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम और मोशन के बारे में देखेंगे। रिजिड बॉडी, जैसे ये रिजिड बॉडी हो गया, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसे कोई चीज़ स्पंजी सा है तो वो डिफॉर्मेबल बॉडीज हो गया, ठीक है। ये सब बार बार यूज होगा चैप्टर्स में, ठीक है। एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे, जैसे अब पूरा बस है, अब बस पे फोर्स लगाना है तो पूरे बस जो हो गया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल पूरे उसमें आ गए, ठीक है। उसका कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल्स में है जो चीज़ें हमें मेनली पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं जैसे प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, प्रोपेगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इक्विलिब्रियम ऑफ बेंड रॉड अंडर द लोड, जैसे इन दोनों पे लोड लगा दें तो ये बेंड हो जाता है लोहे के उसमें, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम, ये सब इसके एग्जाम्पल है जो मैकेनिक्स में आते हैं। उसी तरह से दूसरा जो पार्ट पूरा था वो था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दूसरा इंपॉर्टेंट डोमेन है फिजिक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। 10th में थोड़ा सा आप जाते हो, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना को डील करता है। इलेक्ट्रिक में जैसे करंट वगैरह ऐसे हो गया, और मैग्नेटिक जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दो मैग्नेट आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में। एंड एसोसिएटेड विद द चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, ये इसमें जैसे इसमें एसोसिएशन मेनली मास वगैरह से हो गया था, इसमें जो है एसोसिएशन चार्ज से होगा और मैग्नेटिक बॉडी से होगा। जैसे आपने बार मैग्नेट देखा होगा जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपने देखा होगा जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होता है, ठीक है। इट्स बेसिक लॉज, जैसे इसमें मेनली न्यूटन का चलता है, यहाँ पे कई सारे लोगों ने दिया है, जैसे इट्स बेसिक लॉज वेर गिवन बाय कूलम्स और स्टेट, एम्पियर्स एंड फेराडेज। और इन सब को इनकैप्सुलेट जो किया है वो मैक्सवेल ने किया है। सारे इक्वेशंस को इकट्ठा करके उन्होंने रख दिया था मैक्सवेल। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिनके लॉज जो हैं वो मेनली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चलते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आपने जनरेटर में देखा है 10th क्लास में, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट विथ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज है तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इवन डीसी वोल्टेज है तो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, डिफरेंट वोल्टेज है तो कैसा रिस्पॉन्स करेगा। वर्किंग ऑफ एंटीना, ठीक है, जो आपके
टीवी वगैरह में भी पहले रहता था, ठीक है, अभी कम्युनिकेशन सिस्टम में, मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम में रहता है। प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव इन द आइनोस्फीयर, ये सब चीज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक हुआ करता है। नेक्स्ट डोमेन जो है, और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स डील्स विद द फेनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, जहाँ पे लाइट इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये भी 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें मिरर्स और लेंस और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ पढ़ा था, उसका डिटेल भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कलर एग्जिबिटेड बाय द थिन फिल्म्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 11th का ही सिलेबस है, आप पढ़ने जाओगे। इन कंट्रास्ट टू द मैकेनिक्स, इट डज नॉट डील विथ द मोशन ऑफ बॉडीज एज अ होल। ये एज अ होल जो बॉडी का मूवमेंट है उसको डील नहीं करता, रैदर इट डील्स विद द सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड इज कंसर्न विद द चेंज इन इनिशियल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि एक पिस्टन है, नीचे गैस है, तो ओवरऑल हम इस पे वर्क कितना कर रहे हैं, इसमें हीट कितना दे रहे हैं, और इसकी वजह से इस अंदर में टेम्परेचर राइज क्या हुआ है, प्रेशर का क्या हुआ है, इंट्रोपी का क्या हुआ है, ये सब सारी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि आपको ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना है, वो याद रखना है इस ऑप्टिक्स वाले, ठीक है। सेकेंड पार्ट था हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है, क्वांटम लेवल पे, तो यहाँ पे जो फिजिक्स का ब्रांच डील करता है वो है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स डील्स मेनली विद द माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना। और माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना में क्या सब आता है, जैसे किसी मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन न्यूक्लियस की बात हम करें तो उन सब चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। With this microscopic domains of physics deals with the constituents and structure of the matter at the minute scale of atom and nuclei, even lower than nuclei, nuclei का जो रेंज होता है उससे भी, and their interaction। जब भी हम फिजिक्स में इंट्रैक्शन बात करेंगे तो फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी ही जो है एक्सेप्टेबल एक फ्रेमवर्क तैयार करता है इन सब के स्टडी के लिए, जो हम केमिस्ट्री में मेनली पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में भी 12 में 2 डेडिकेटेड चैप्टर है इस पे जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पिछले क्लास का कंक्लूजन रहा। तो अब हम आते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक। आज की क्लास में अभी हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये बहुत ही एक दूसरे से एक तार में जुड़ा हुआ है। जैसे फिजिक्स में हम एक बहुत सारे नई खोज करते हैं लॉज का, कि किस तरह से ये इन्वायरमेंट और ये जो नेचर है काम कर रहा है, उससे हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और सोसाइटी का जो इवन सोच जो है वो बदलता है, ठीक है। जैसे मोबाइल को ही देख लीजिए, मोबाइल क्या है, इसके फाउंडेशन में हम जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहीं ना कहीं वही मैक्सवेल का जो लॉ है वही काम करता है, कहीं ना कहीं वही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म काम करता है, ठीक है। बट उसको यूज करते हुए हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, और ऑब्वियसली इसकी वजह से चेंजिंग हो रहा है। आप देखो घर पे बैठे हुए इस लेक्चर को देख रहे हो, किस वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, और सोसाइटी में चेंज हुआ है। नहीं तो पहले की तरह उसी तरह से जैसे गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे वैसे ही करना रहता, ठीक है। तो ये एसोसिएशन है, ये लिंक है, तो इसमें यही सब चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो जल्दी जल्दी हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The connection between physics, technology and society can be seen in many example। बहुत सारे एग्जाम्पल में इसे देखा जा सकता है। इसके बीच का कनेक्शंस जो है, तीनों के बीच का कनेक्शंस। The discipline of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engine। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिसिप्लिन है थर्मोडायनेमिक्स, वो क्यों बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, क्यों ये बढ़ा, क्योंकि हमें हीट इंजन को इम्प्रूव करना था,
ठीक है। हीट इंजन से हम ऑब्वियसली हमारा ट्रांसपोर्टेशन उस समय ज़माने की बात है जब रेलवे इंजन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था उस समय। द स्टीम इंजन एज वी नो इज इनसेपरेबल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता है कि यदि आप हिस्ट्री से कंसर्न रखते हैं तो जो स्टीम इंजन है वो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। In the England in the 18th century, which had great impact on the course of human civilization. Obviously इस industrial revolution का बहुत बड़ा impact है इस human civilization में। Sometime technology give rise to new physics. कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी से हम नए फिजिक्स को जानते हैं। आपने हिडन कोलाइडर, अब लार्ज हिडन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जानते होंगे, बीच में न्यूज़ में बहुत था। ये यूनिवर्स के क्रिएशन को समझने के लिए था, लेकिन हम जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं तब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हो सकता है उसके जो फाइंडिंग्स अभी भी देखे जा रहे हैं उसके फाइंडिंग्स हमें नए फिजिक्स को जन्म दे, नए तरीके की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो समटाइम टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, एट वन टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी। एक जगह पे कभी टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू, कभी कभी टेक्नोलॉजी नया फिजिक्स देता है और कभी कभी ऐसा होगा कि फिजिक्स की वजह से नया टेक्नोलॉजी आया, जो कि लेकिन मोस्टली यही होता है, पहले फिजिक्स फिर नया टेक्नोलॉजी। इसके एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर इज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो बेसिक लॉ है उसी की वजह से तो वायरलेस टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है। तो फिजिक्स की वजह से जो टेक्नोलॉजी है इन द 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू फोरसी। मतलब ऐसा जैसे हमें ऐसा महसूस हो रहा है पढ़ के कि फिजिक्स का एप्लीकेशन इतना आसान है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप जानते हैं, लेकिन उसी को जनरेटर बनाने में अच्छा खासा समय लग जाएगा, ठीक है। कि आप उसे जनरेटर का फॉर्मेट देंगे, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लग रहा है, लेकिन जनरेटर एक बनाने में एक अच्छा खासा मतलब कि मेहनत, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इतना ईजी नहीं होता है कि हम फिजिक्स के जो लॉज है वो बहुत आसानी से ईजिली एक एप्लीकेशन में ढाल दें। As late as 1933, the great physicist Rutherford had dismissed the possibility of tapping energy from the atom. तो ये रदरफोर्ड थे, वो अराउंड 1933 में ये बोला था कि जो न्यूक्लियस है वहाँ से एनर्जी को ट्रैप नहीं किया जा सकता, वहाँ से एनर्जी को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि एक एटम जो है, एटम के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं और बीच में बहुत ही छोटे से पोर्शन में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब यदि मैं इस डायमीटर का रेंज यदि मानूँ 10⁻⁻15, तो ये लगभग 10⁻⁻16 के आसपास में आ जाता है, उस रेंज में आ जाता है। बहुत ही छोटा होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेनली होते हैं, ठीक है। इसको एटम कहा जाता है और कई सारे एटम्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल बड़ा सा पार्ट हो गया, फिर उसको छोटा किए तो एटम हो गया। एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स उसके पेरीफेरी में होते हैं, ऑर्बिट्स जिसे कहा जाता है, और उसके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा है। यदि इमेजिन करने की कोशिश करो कि यदि आप सपोज करो कि अपने पूरे कमरा को एटम मानते हो और मैं इस पूरे कमरा में एक छोटा सा डॉट बना दूं, एक जगह पे, जैसा मेरा ये इसी साइज का, तो ये रेशियो होता है, पूरा कमरा एटम और ये डॉट न्यूक्लियस, सेम रेशियो में। बाकी सारे वैकेंट होते हैं, पूरे खाली होता है जगह। सेम चीज़ एटम्स में होता है, देखो 10 टाइम्स सीधे रिड्यूस हो गया उसके साइज से। ओके, तो इस पे आते हैं कि रदरफोर्ड ने डिसमिस कर दिया था कि हम एनर्जी यहाँ से टैप नहीं कर सकते, न्यूक्लियर एनर्जी को टैप नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिएगा, बट ओनली अ फ्यू ईयर लेटर 1938 में 33 में इन्होंने कहा था, जोहान एंड मीटनर डिस्कवर द फेनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। इसको भी आपको आगे पढ़ना है, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यूरेनियम का फ्यूजन के बारे में उन्होंने बताया। और ये फ्यूजन विच वुड सर्व एज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन जो आज बना है, उसके पीछे का फिजिक्स यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जस्ट फ्यू ईयर बाद ही बता दिया गया कि सिर्फ टैप ही नहीं किया जा सकता एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट में टैप किया जा सकता है, जिस पे बेस पे पूरा न्यूक्लियर एनर्जी है। Yet another important example of physics giving rise to technology is silicon chip.
देखो सिलिकॉन चिप जो है दैट ट्रिगर्ड द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। जो सिलिकॉन चिप है पूरे पूरे आप यदि बात करोगे कि इस कंप्यूटर में, इस मोबाइल में, इन सब के अंदर में कौन सा माइंड है, एक माइंड की तरह एक कौन सा कंट्रोलिंग एलिमेंट्स है, तो वो सिलिकॉन चिप है। और आपको पता ही है लास्ट लगभग 3 डिकेड्स ले ले, पूरे 30 ईयर ले ले, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया है काम में, करने के तरीका में, जीने के तरीका में। तो ये सारे जो रिवॉल्यूशन आया है कंप्यूटर की वजह से आया है। और वो उसके पीछे जो फिजिक्स है वो क्या है, वो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन चिप है। नेक्स्ट में द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच द फिजिक्स हैज़ एंड विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। जो सबसे सिग्निफिकेंट एरिया हो सकता है वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज है। इसका क्राइसिस आपको पता है कि यदि हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे रहें तो शायद कन्वेंशनल सोर्सेज पे यदि हम रहे तो शायद वो जो ख़त्म होते रहता है, वो डिमिनिश होते रहता है, जैसे 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 समय जाते जा रहा है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो हमें अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ये आप 10th के लास्ट चैप्टर में देखोगे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में। लाइक द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ द प्लैनेट आर dwindling फास्ट, बहुत जल्दी वो घट रहा है, ठीक है। एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डिस्कवर न्यू एंड एफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अर्जेंट नीड है कि हम न्यू और एफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को खोजें, ठीक है। कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। बहुत सारी चीज़ ऐसा हो चुका है, कंसिडरेबल प्रोग्रेस हो चुका है इसमें, इस डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट है, क्योंकि ये नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज आप मान सकते हैं कि हम यदि सोलर से ट्रैप करते हैं एनर्जी को तो ये हमेशा के लिए है लगभग, ठीक है। बट मच मोर इज स्टिल टू एकम्प्लिश, बस इसमें बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, ठीक है। अब नीचे एक टेबल दिया गया है 1.1, सम ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट देयर मेजर कंट्रीब्यूशन एंड द कंट्री ऑफ द ऑरिजिन। इसको दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग ये टेबल है। यदि आप देखोगे इसको तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट फिजिक्स के लॉ को डिस्कवर किया गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है। तो यू विल अप्रिशिएट फ्रॉम दिस टेबल द मल्टीकल्चरल, आप देख सकते हो कि मल्टीकल्चरल इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ द साइंटिफिक एंडेवर। जो हमारा साइंटिफिक एंडेवर है, जो हमने कोशिश किया है साइंटिफिक डेवलपमेंट का, वो देखोगे कि मल्टीकल्चरल है और हर एक कंट्री में हुआ, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे कन्फाइंड है। लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दे आर बेस्ड ऑन, और कुछ लिस्ट भी दिया गया है 1.2 में कि कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा उस प्रिंसिपल से कौन सा टेक्नोलॉजी बनाया गया 1.2 में। ये आप अपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम उस पर टाइम ज़्यादा देंगे नहीं। ऑब्वियसली दीज टेबल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव, इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं एंड वी अर्ज यू टू ट्राई टू ऐड मेनी नेम्स एंड आइटम्स टू दिस टेबल। अभी आपके पास नेट है, गूगल है, सब चीज़ है, तो डिफरेंट जो भी चीज़ आपको दिखता है कि इसे किसने डिस्कवर किया होगा, ये सपोज करो कि कुछ भी आप देखते हो, हैमर, वाइपर, कंप्यूटर, लैपटॉप और माउस और ये वेब कैम, कुछ भी कि ये किसने डिस्कवर किया, आप देखो कहाँ डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज़ को देखो, लिस्ट आउट करो। ये बहुत अच्छा प्रोसेस होगा, ठीक है। Name itself with the help of your teachers, good books and website, you will find that this exercise is very educative and also great fun, ठीक है। And assuredly it will never end. The progress of science is unstoppable. आप ये ऐसा कभी कभी दिमाग में आता है, अरे यार कंप्यूटर की खोज तो हो गई, अब क्या खोज करें, ऐसा नहीं होता। हमेशा ही चीज़ें बची होती है खोजने के लिए, ठीक है। और साइंस जो है अनस्टॉपेबल है। अभी ऐसा नहीं कह सकते हम साइंस के पिक पे पहुंच गए, इसके आगे भी डिस्कवरी होगा, होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ढूंढिए और उस टेबल को और फुल आप बड़ा बनाइए देख के, ठीक है।
ये रिपीटेटिव सेंटेंस है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर, हमेशा डिस्कवर करने की कोशिश करता है, पहले भी हमने बता चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, फिजिक्स डील्स विद द सर्टेन बेसिक रूल्स या लॉज गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। व्हाट इज द नेचर? दिस इज़ द नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। फिजिकल लॉ का नेचर क्या होता है? तो अब हम फिजिकल लॉ के नेचर को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। वी शैल नाउ डिस्कस द नेचुरल फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस। तो ये मेन इस टॉपिक का मतलब इस लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। हालांकि इसका सेपरेट लेक्चर बनाना अच्छा रहेगा, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं। इस टेबल में देखिए कि जैसे जो आर्किमिडीज है वो प्रिंसिपल ऑफ बायंसी और प्रिंसिपल ऑफ द लीवर इसको इन्होंने डिस्कवर किया था, और ये ग्रीस के थे। बायंसी आपने देखा होगा, यदि कोई बकेट में पानी है, इसमें यदि बॉल को आप पुश करोगे फिर से बाहर निकल जाएगा, यदि ये प्लास्टिक का बॉल है तो, ठीक है। किस वजह से? बायंसी की वजह से। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया को दिया था, जो इटली के थे। इस तरह से वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, हॉलैंड में है, कहीं यूके में है, जर्मनी में है, इंडिया में है, जर्मनी यूके। देखो ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारी डिस्कवरी हुई है, ठीक। तो इस टेबल को आप अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और डिस्कवरी और ऑरिजिन देखिए, बहुत इंडिया भी कई बार आया है, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं है, और उससे पहले देखेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फंडामेंटल फोर्सेस, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इस लेक्चर में कंक्लूजन की चूँकि कोई ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सिंपली स्टार्ट हो जाएगा इस टॉपिक से। ओके, बाय बाय।